हेलो फ्रेंड्स। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक के अंदर एंटर हो रहे हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आर्टिकल के बारे में देखा। उससे वो टॉपिक थोड़ा रह गया था। जो वीडियो जो है वो 25 मिनट्स का ही रिकॉर्ड हो पाया था। हम अब लास्ट टॉपिक हैं और वो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है, या फिर इसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, या फिर इसकी जगह एक नया वर्ड आ गया है। क्षेत्राधिकार की जगह अब एक नया वर्ड आता है, वो आता है अधिकारिता। मतलब कौन कौन से अधिकार हैं? अधिकारिता, कौन कौन से अधिकार हैं, अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट की देखो मेन जो है, ऐसे मामलों पे सुनवाई करता है जो नीचे वाले जो कोर्ट हैं लगभग उनके पास में सुनने की पावर कम होती है। उन मामलों पे जो सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अंदर सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब हो गया कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे मामले जिसपे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई के लिए मामले अपने पास आते हैं, या फिर ऐसे मुद्दे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता है, वो कहलाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट के पास में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये आता है आर्टिकल 131 131 के अंदर। ठीक है, इसमें कौन कौन से मामले आएंगे? पहले आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का मुद्दा। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई दो या दो से अधिक स्टेट यदि मिलके यदि मुद्दा लड़ते हैं तो वो उसके अंदर आएगा। दूसरा, मान के चलो कोई दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, दो राज्यों के बीच में कोई मामला मुद्दा हो जाए तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। जैसे मान के चलो राजस्थान और गुजरात स्टेट के बीच में यदि किसी चीज को लेकर हो जाए, जैसे राजस्थान और पंजाब के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है वो है, जैसे तेलंगाना और कर्नाटका और जो तमिलनाडु है उनके बीच में वाटर डिस्प्यूट है। तो ऐसे जो भी मुद्दे होते हैं वो सब जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक याद रखना है, आर्टिकल 71। देखो आर्टिकल 71 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से यदि कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, यदि कोई वहां पे कोई मामला यदि आता है तो उस पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा। इसके अलावा यदि ऐसा कोई भी इश्यू, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा एक और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है ऐसे मुद्दे जो डायरेक्ट संविधान से रिलेटेड हो, या फिर ऐसे कुछ मामले होते हैं जिसमें संविधान की व्याख्या अंतर्निहित हो, या जिसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की व्याख्या से रिलेटेड हो, संविधान का ऐसा कोई आर्टिकल उसके अंदर इंक्लूडेड होता हो, जैसे इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की व्याख्या से रिलेटेड हो। एक चीज और, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित भी यदि कोई मुद्दा होता है जिसके अंदर मौलिक अधिकार इंक्लूडेड है, या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या इवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ऐसे मुद्दे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे जो पिटीशन जारी करता है, 5 तरह की पिटीशन जो है आर्टिकल 32 के अंदर दी हुई है।
इसके अलावा सेकंड अपन पढ़ते हैं एपिलिएट जुरिडिक्शन, ये सारा ओरिजिनल के अंदर आएगा। सेकंड अपन पढ़ते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलिएट जुरिडिक्शन। एपिलिएट जुरिडिक्शन के अंदर क्या आएगा? दूसरा एपिलिएट एपिलिएट जुरिडिक्शन के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर वो मुद्दे आएंगे जो हाई कोर्ट या जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनसे यदि कोई डिसीजन आया और उसके खिलाफ यदि अपन कोई अपील करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे सबसे नीचे होता है सेशन न्यायालय, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर होता है हाई कोर्ट और इसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। मान के चलो सेशन न्यायालय में किसी ने डिसीजन दिया और डिसीजन के खिलाफ अपन कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक अकॉर्डिंग हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है अपन जो है किसी भी मामले की सुनवाई जो है वो अपर कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर जो भी मुद्दा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपन उसमें अपील कर सकते हैं। ये आता है आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एपिलिएट जुरिडिक्शन। इसके अंदर जो कि और कौन कौन से मुद्दों पे जो है सुनवाई कर सकते हैं वो आएगा। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संवैधानिक मुद्दों पे से रिलेटेड, ऐसा कोई भी मुद्दा जो संविधान से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सेकंड सिविल रिलेटेड, सिविल मामले, इसको हिंदी में बोलते हैं दीवानी मामले, सिविल रिलेटेड। मतलब ऐसे कोई मुद्दे हो जो जैसे तलाक से रिलेटेड हो गया या मैरिज से रिलेटेड है या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड है, जैसे कोई हेरिडिटरी से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, तो वो सभी जो मुद्दे आते हैं वो दीवानी न्यायालय के अंदर आते हैं, मतलब सिविल के अंदर आते हैं। और इनकी भी सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तीसरा है क्रिमिनल, इसको हिंदी में बोलते हैं फौजदारी या फिर आपराधिक मामले, आपराधिक या दांडिक भी बोलते हैं। ऐसे मुद्दे जिसके अंदर कोई क्रिमिनल इंक्लूडेड हो, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, कोई भी कुछ क्रिमिनल टाइप का कोई इश्यू हो गया, तो वो सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आएंगे और इनकी भी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इसमें दो कंडीशन है, इसके अंदर दो कंडीशन क्या है वो दोनों कंडीशन अपन देखते हैं। देखो दोनों कंडीशन के बारे में, इसमें दो कंडीशन क्या है। एक कंडीशन देखो, यहाँ पे सुनवाई कब हो सकती है, ये मान के चलो पहले है सेशन कोर्ट नीचे और इसके ऊपर है हाई कोर्ट। मान के चलो सेशन कोर्ट ने किसी मुद्दे पे कोई चल रहा है, कोई यहाँ पे कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट क्या करता है, उस केस को अपने पास मंगवा लेता है। सेशन कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट उसे अपने पास मंगवा लेता है और यहाँ पे वो फांसी की सजा दे देता है, मतलब डेथ पेनल्टी, ठीक है, फांसी की सजा दे दी। तो फांसी की सजा दे दी। अब यहाँ से जो है वो जिसको फांसी की सजा दी है वो कहाँ पे अपील कर सकता है? वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, बी कंडीशन क्या है, ये हाई कोर्ट और इसके नीचे है सेशन कोर्ट। मान के चलो सेशन कोर्ट ने किसी आदमी को बरी कर दिया, ठीक है, उसे फ्री कर लिया, उसे बोला कि यू आर नॉट अ गिल्टी पर्सन, ठीक है, फ्री कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगाता है, जिसको बरी किया गया है उसके ऑपोजिट पार्टी यहाँ पे लगाती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इसी आदमी को जो है वो क्या दे देता है? डेथ पेनल्टी दे देता है, मतलब फांसी की सजा दे देता है। उस कंडीशन में जिसको फांसी की सजा दी गई है वह आदमी जो है वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपील दायर कर सकता है। ये दोनों केस याद रखना है, ठीक है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। इन दोनों कंडीशन में ही क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं या फिर अपील कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस है स्पेशल केस, एपिलिएट जुरिडिक्शन के अंदर ही। देखो सिविल वाला जो मामला है, सिविल ये आता है आर्टिकल 133 के अकॉर्डिंग और जो क्रिमिनल वाला जो मामला है, क्रिमिनल केस, वो आएगा आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग।
तो सिविल का आर्टिकल 133 और क्रिमिनल केस का आएगा आर्टिकल 134। इसके अलावा चौथा है स्पेशल केस, स्पेशल केस वो आएगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। मान के चलो नीचे ऐसा कोई भी केस चल रहा है जिसके अंदर संविधान के किसी मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई आर्टिकल जुड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और वो संविधान के अंदर उस केस के अंदर जुड़ा हुआ है, तो ऐसा केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सकता है। या फिर क्या कर सकता है, कभी कभी हाई कोर्ट में ऐसा कोई केस चल रहा है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला सकता है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट में यदि कोई केस है, ठीक है, और यहां से मान के चलो कोई डिग्री आया, ठीक है, कोई डिसीजन आया, अब इस डिसीजन के साथ में एक क्या होता है, सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। अपन यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि अपील करनी है, जैसे हाई कोर्ट में यदि मान के चलो कोई किसी केस का डिसीजन आया और उसको यदि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपील करना है, तो ऐसे डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके गए और अपील करके आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करता है, एक सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ से ही हम जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम अपील कर सकते हैं। यदि मान के चलो हाई कोर्ट ने जो है वो सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया, हाई कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो कोई चीज जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, उस कंडीशन में एक स्पेशल पिटीशन आती है जिसको बोलते हैं SLP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटीशन, लीव पिटीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। इस स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल याचिका होती है जिसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कोई केस जो है वो दायर कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा यदि मान के चलो कि अभी देखो एक नया भी आ गया है जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन या उपचार याचिका। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2012 का केस हुआ था जिसके अंदर जो है फांसी की सजा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद में भी एक होती है क्यूरेटिव पिटीशन, वो क्यूरेटिव पिटीशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में होती है क्यूरेटिव पिटीशन, पिटीशन। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉर्मल जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को लेके जाओ, यदि ये भी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर SLP लगाओ, ठीक है। SLP से भी यदि मामला सुनवाई नहीं हो रहा है तो उसके बाद में होता है क्यूरेटिव पिटीशन, तब इस जाके मामला जो है वहां पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो जाती है। इसके बाद में अगला है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पढ़ रहे हैं अपन ये सारे, ठीक है। आप यदि बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हैं और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में भी इश्यू मेंशन कर सकते हैं। तीसरा है, देखो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि उसने जो भी जजमेंट दिया है पहले से, यदि कोई जजमेंट दिया है तो उसका रिव्यू कर सकता है, मतलब निर्णय की समीक्षा करना, अपने ही निर्णय की समीक्षा करना, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है, मतलब अपने ही डिसीजन का जो है वो जजमेंट जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसी का रिव्यू करना। देखो एक ये है रिव्यू ऑफ जजमेंट, मतलब निर्णय की समीक्षा करना, खुद के निर्णय की समीक्षा करना, समीक्षा, जो भी उसने कोई डिसीजन दिया है उसके बारे में एनालिसिस करना। ऐसे नहीं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको वो ये बोलता है कि मैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके हालात अभी क्या है, मतलब आज उसके सामने क्या है, कल क्या होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से जो आज के डिसीजन है वो कल जाके चेंज हो सकता है। इसीलिए जो आज प्रेजेंट टाइम में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से सारा डिसीजन फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में चौथा जो है वो है, देखो एक ही हो गया निर्णय की समीक्षा करना। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक आता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू,
रिव्यू, इन दोनों में फर्क समझना। देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, अपने ही निर्णय का समीक्षा करना। दूसरा जुडिशियल रिव्यू मतलब यदि कोई कानून बनाता है, जैसे कानून बनाने का काम कौन करती है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस कानून का जो संविधान को रेफरेंस मान के उसको जज करना या फिर उसको चेक करना कि ये संविधान के किसी आर्टिकल को एवोल्यूशन तो नहीं कर रहा, उसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इस तरह से उसको चेक करना। यदि ऐसा कहीं पे है जो संविधान की व्याख्या नहीं कर रहा है या संविधान के किसी आर्टिकल के साथ में जो है छेड़खानी कर रहा है, तो फिर उसको जो है वो बिल्कुल जीरो डिक्लेयर करना या फिर उसको जो है बिल्कुल डिलीट करना। तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी ऐसी विधि या फिर लॉ, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस मान के उसको चेक करना। यदि वो सही है तो बिल्कुल सही है, वरना उसको जो है डिलीट किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा हाईएस्ट पावर में होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर के अंदर होती है। मतलब कानून पार्लियामेंट बनाने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे डिलीट कर सकता है, उसको शून्य डिक्लेयर कर सकता है। इसको बोलते हैं शून्य, पूरा जीरो डिक्लेयर करना, ठीक है। ऐसा संविधान के अंदर हुआ था, अभी 2015 के अंदर ही हुआ है। 2015 के अंदर 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, उसको पूरा डिलीट कर दिया। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। इसके बाद में सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो सुप्रीम कोर्ट का है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो अपने आप में एक कानून है, ठीक है। जो भी उसने डिसीजन देता है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो अपने आप में एक कानून है। इसका जो सबसे वर्क हो गया, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट के वो सारे डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो एज ए रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे, वो हमेशा एज ए रेफरेंस की तरह काम करेंगे। किसके लिए, नीचे वाले कोर्ट के लिए। जैसे जो हाई कोर्ट है या जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है, हमेशा एज ए उसको रिकॉर्ड के तौर पे अपन बोल सकते हैं संदर्भ, ठीक है, संदर्भ के तौर पे, या फिर बोल सकते हैं एविडेंस, हमेशा एज ए एविडेंस के तौर पे उसको यूज करेगा कोड ऑफ रिकॉर्ड को, ठीक है। और एक है, इसको एक वर्ड और है नजीर, ठीक है, नजीर भी है, संदर्भ भी हुआ, एविडेंस भी है। ये सारे वर्ड जो है एज ए कोड ऑफ रिकॉर्ड की तरह यूज किए जाएंगे। ये सारे लगभग जो है पावर ऑफ द जुरिडिक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। लगभग मैंने सारे पावर्स करवा दिए हैं। क्रिमिनल जो अपीलेट पावर होते हैं, ओरिजिनल पावर होते हैं, जुडिशियल रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब किसी विधि का जो है पुनर्वलोकन करना। कोड ऑफ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या, ये जो कोड ऑफ रिकॉर्ड है ये आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग इसका जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे वो हमेशा एज ए रिकॉर्ड की तरह मेंशन किए जाएंगे, और इसके रिकॉर्ड को हमेशा कौन फॉलो करेगा, हाई कोर्ट या फिर जो भी नीचे जो सेशन कोर्ट है वो हमेशा उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में और भी बहुत सारी पावर होती है। जैसे यदि कोई मामला मान के चलो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, मान के चलो ए हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इसको जो है वो बी हाई कोर्ट में भी सेंड कर सकती है। एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट के अंदर सेंड जो है वो मामला भेज सकती हैं। एक चीज और, यदि कोई ऐसे मुद्दे, ठीक है, जैसे मान के चलो राजस्थान हाई कोर्ट है, इधर गुजरात हाई कोर्ट है और इधर महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, इन तीनों में एक ही मुद्दे पे बात हो रही है, यहाँ भी वही समस्या, वहां भी वही, यहाँ भी वही समस्या, तो एक ही चीज पे दायर हो रही है, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इन सबको क्या करती है अपने पास बुला लेती है, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुनेगी। मतलब अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर यदि कोई याचिका दायर है किसी एक ही टॉपिक पे, तो फिर वहां से मुद्दा कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा।
एक चीज और है, जैसे कोड ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जो भी चीज है। दूसरी चीज इसमें एक वर्ड आता है कोड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, वो आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायिक अवमानना का मतलब ये होता है, जैसे यदि नीचे कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सेशन कोर्ट है, यदि ये हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है यदि ये कोर्ट नहीं मानते, यदि कोई जो जज है उसको फॉलो नहीं करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस जज को जो है वो दंड दे सकती है। ठीक है, क्योंकि ये न्यायिक अवमानना के विरुद्ध होता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा नीचे वाला जो जज है, हाई कोर्ट का है चाहे सेशन कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट उस जज को दंड दे सकता है। ऐसा संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है और इसी को बोलते हैं कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायिक अवमानना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टॉपिक है ये यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की टू द कॉपी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।